GS। तो पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के MCQs देखे थे, और उससे पहले की वीडियो में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के वीडियो में पढ़ा था कि उसमें बहुत से ग्रंथ थे, तो उन्हीं ग्रंथों में जो बौद्ध ग्रंथ में से एक था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ एक था भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद कौन से हैं, ये देखते हैं। तो ये जैसा कि बताया था, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद कौन से हैं? ये 16 महाजनपद इस प्रकार हैं। इनके महाजनपद और इनकी राजधानी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे कि इनमें इम्पोर्टेंट है मगध और गांधार, कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट हैं। तो अधिकतर इसमें से आप याद करने की कोशिश करें जितनी भी हो सके राजधानियाँ, और इस मैप के हेल्प से आपको आसानी से याद हो सकती हैं, इसलिए लगाया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उनमें जो था वो मगध सबसे शक्तिशाली राज था। और मगध में कई वंश हुए, जिनमें से सबसे पहला वंश जो था वो था हर्यक वंश। और हर्यक वंश में भी कई राजाओं ने राज किया, जिनमें सबसे पहले थे बिम्बिसार, जिनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। और ये हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक थे, तथा महात्मा बुद्ध के मित्र एवं संरक्षक थे। इनकी राजधानी थी ग्रीव्रज राजगृह थी। और बिम्बिसार ने विजय और विस्तार की नीति अपनाते हुए अंग देश पर अधिकार कर लिया था। उस समय अंग के शासक ब्रह्मदत्त थे। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस या फिर वैवाहिक संबंध कहें तो स्थापित किए। तो जिसमें से पहला था वो जो कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से, तथा दूसरा वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से। चेलेन्ना वहीं थी जिन्होंने अजातशत्रु को जन्म दिया। तथा तीसरा विवाह पंजाब के मद्र के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया। बिम्बिसार ने अवंती नरेश चंद प्रद्योत से युद्ध किया था, किंतु बाद में फिर दोनों मित्र बन गए। और जब प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ तो बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। और इन राजवैद्य का नाम इम्पोर्टेंट है जो कि आता है, जो उसकी राजधानी थी राजगृह, गिरिराज राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। और उसका जो प्रवेश द्वार था वो चारों ओर से पत्थरों की दीवार से घिरा था। इस वजह से राजगृह लगभग अविजित बन गया था। बिम्बिसार को श्रेणी भी कहा जाता है, सेना रखने वाला। बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु, जिनका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया, इसलिए इसे कुड़िक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसी की राजधानी यानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजातशत्रु ने कौशल एवं लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। और वैशाली के खिलाफ युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट, उदाइन, जिनका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व है, ये हर्यक वंश के अंतिम महान शासक थे। अंतिम शासक नहीं थे, अंतिम महान शासक थे ये। नेक्स्ट पॉइंट, उदाइन ने भी अपने पिता की अजातशत्रु की हत्या करके ही सिंहासन प्राप्त किया था। और इसने फिर पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना की स्थापना करी, और इसे बाद में अपनी राजधानी भी बनाया था। यहाँ उसने गंगा और सोम के संगम पर एक किला भी बनवाया था। और जो इस वंश का अंतिम शासक था वो था नागदशक। इसके बाद शिशुनाग वंश हम देखते हैं। हर्यक वंश के एक सेनापति थे शिशुनाग। इन्होंने मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। तो यही पहला पॉइंट है, हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने चंड प्रद्योत के एक उत्तराधिकारी प्रद्योत को हराकर अवंती को मगध में मिला लिया। और शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले जाई गई। और ये याद रखिएगा कि राजधानी किसने कब बदली। जैसे कि अभी
उदयन ने बदली थी, पाटलिपुत्र बनाया था इसने राजगृह से। और इसी प्रकार शिशुनाग ने फिर ये राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर दी। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के शासक कालाशोक के शासन में दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था राजधानी वैशाली में। तो राजधानी वैशाली में कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। इसकी लिस्ट हमने आपको उस वीडियो में दे दी थी। अब नेक्स्ट आया था इसके बाद नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मनंद को माना जाता है। तो महापद्मनंद ने कलिंग को जीता और वहाँ पे नहरों का निर्माण भी कराया। विजय स्मारक के रूप में ये कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए थे, जिसे बाद में अशोक वापस ले आए थे। और महापद्मनंद को पुराणों में अपरोष परशुराम और एकराट कहा गया है। इन्होंने उत्तरी भारत के क्षत्रिय राजवंशों को उखाड़ फेंका तथा उनके राज क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। और जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था धनानंद। और धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक, और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन नंद शासक, ऐसा कहा जाता है कि नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। और कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 6,000 तक हाथी थे। इतनी विशाल सेना का रखरखाव अच्छी खासी प्रभावी कर संग्रह प्रणाली द्वारा ही संभव है। और नंदों पर चढ़ाई करने की सिकंदर की भी हिम्मत नहीं हुई कभी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो उसके मगध के उदय के कारण कुछ जानते हैं कि क्यों इतना मगध साम्राज्य अविजित था। तो इसके पहला पॉइंट है कि मगध की भौगोलिक स्थिति। तो ऐसा क्या था कि ये जो राज्य था वो उत्तरी भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भाग के मध्य स्थित था और अति सुरक्षित स्थिति में अवस्थित था ये। और जो इसकी राजधानियाँ थी यहाँ पे राजगृह एवं पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित थी। और जो राजगृह था वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था, और मतलब अतः इस पर कोई भी दुश्मन जो था वो आसानी से आक्रमण कर विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। और राजगृह के समान पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति से सेम थे दोनों। और वस्तुतः एक जल दुर्ग समान था और जिसके चारों तरफ नदियाँ थीं। इसलिए विदेशी आक्रमण की भी चिंता से मुक्त होकर मगध शासक साम्राज्य विस्तार की ओर समुचित ध्यान दे सकते थे, क्योंकि उन्हें कितना आक्रमण की कोई चिंता भी नहीं थी। तो यही इसका अगला पॉइंट था, राजगृह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक साधनों की बहुलता। तो आर्थिक साधनों से क्या था? पहला पॉइंट, मगध का क्षेत्र था वो अत्यंत उपजाऊ था और अतिरिक्त उत्पादन के कारण आधार पर ये उद्योग धंधों एवं व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ इनका। नेक्स्ट पॉइंट, ईसा पूर्व से उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नगरों का भी उत्थान हुआ। और उसके बाद सिक्कों का प्रचलन होने लगा, जिससे राज्य को आर्थिक संपन्नता में भी हिस्सा मिला। और विभिन्न प्रकार के ये कर इन्होंने निकाले। उगाए हुए करों के आधार पर ही उत्पन्न आर्थिक संपन्नता से उसे अपनी सैन्य शक्ति के संगठन और विस्तार का मौका दिया। इन करों का उपयोग करके अपनी सैन्य शक्ति का संगठन और उसका विस्तार करा जितना ज़्यादा हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन। मगध के इर्द गिर्द के जंगली इलाकों से हाथी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुए, जिसके बल पर मगध की सेना में हाथियों की टुकड़ी का विशेष महत्व हो गया और हाथियों को दलदली इलाकों में व्यवहार में लाया जा सकता था। और दुर्ग को भेदने का काम भी लिया जा सकता था। जैसा कि बताया था, दुर्ग कितने ऊंचाई क्या मजबूत एकदम बनाए जाते थे, जिस वजह से तो हाथियों की टुकड़ी थी इनके पास। और अन्य समकालीन जो उस समय के शासक थे उनके पास इतनी नहीं थी जितनी कि इनके पास हाथियों की टुकड़ी थी। नेक्स्ट, मगध के क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थीं और इन खानों से प्राप्त लोहे से युद्ध के नए अस्त्र शस्त्र तैयार किए गए, जबकि अन्य राजाओं के पास लोहे की भी कमी थी। नेक्स्ट, मगध के शासकों का योगदान। मगध में एक के बाद एक अनेक ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने सैन्य बल और कूटनीति के आधार पर मगध का सीमा विस्तार किया, जिनमें बिम्बिसार थे, अजातशत्रु, शिशुनाग और ये महापद्मनंद, ये सब प्रमुख थे इनमें। एंड नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण की। जिस समय उत्तरी भारत में मगध के साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, भारत का संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था
और ये राज्य एक दूसरे से संघर्षरत, यानी कि एक दूसरे से हमेशा नफरत करते थे, मतलब एक दूसरे के राज्य पर हक जमाना चाहते थे। इसीलिए तो इसी राजनीतिक कमजोरी का फ़ायदा सिकंदर ने उठाया। और जो सिकंदर था, ये सिकंदर कौन था? सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र तथा अरस्तु का शिष्य था, और जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया। और भारत में आक्रमण क्यों किया? सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के कुछ कारण हैं, जैसे कि उसे विश्व विजेता बनना था, और धन प्राप्त करने की इच्छा थी उसके में, नए प्रदेशों की जानकारी जानने की इच्छा थी, और कुछ भारतीय शासकों का उसे समर्थन भी प्राप्त था कि सहयोग करेंगे, वो ये समर्थन दिया हुआ था उन्होंने पहले से ही। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की ओर बढ़ा, और वहाँ के शासकों ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था पहले ही। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के समय एक अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मसग्द थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। तो ये पॉइंट था, धारण किया था इन्होंने। तो उसके बाद पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध, यानी या इसे वितेस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, ये लड़ाई करी, लेकिन इसमें पोरस की हार हुई। पंजाब के राजा पोरस की हार हो गई, लेकिन पोरस के साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया, और पोरस जो था फिर वो सिकंदर का सहयोगी बन गया। उसके बाद जब ये इनकी सेना व्यास नदी पर पहुंची तो सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इनकार करने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे सैनिक द्वारा लगातार युद्धों से उत्पन्न हताशा, और उसके बाद नंदों की विशाल सेना जो थी यहाँ पे नंदवंश में, जैसा भी बताया था, और उसके बाद सीमांत प्रदेश की इतनी कष्टदायक जलवायु थी, और इतने सालों से चल रहे थे इनके साथ, और तो घर लौटने की एक इच्छा भी थी कि घर वापस जा सकें। तो इसी वजह से नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से फिर सिकंदर की ने वापसी यात्रा आरंभ कर दी, लेकिन बेबीलोन में पहुंचकर उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, और 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में ही इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सिकंदर के आक्रमण से कुछ प्रभाव पड़े, उन प्रभावों को देखते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव देखते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है, भारत में अनेक यूनानी बस्तियों की स्थापना हो गई, और भारत और यूनान के मध्य एक जलमार्ग और 3 स्थल मार्ग खुल गए, जिससे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया, एकदम सीधा संपर्क। और जलमार्गों की खोज से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य की भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट, भारतीय व रोमन के मिलने से गांधार में, गांधार यानी वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहाँ पे विद्वानों का समागम हुआ। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ, एंड ये इसका पॉइंट है। और इसके बाद जब सीमांत प्रदेश के राज्य इतने कमज़ोर हो गए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से इन्हें अपने अधिकार लेकर भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना करी, और प्रथम साम्राज्य की स्थापना यानी मौर्य वंश की स्थापना करी इन्होंने। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, जितना हो सका था इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अपने जितने भी साथीदार हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट जीएस।